हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजगिरी पर। तो दोस्तों, आज ये हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो पेपर फर्स्ट है उसका चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम रोटेशनल डायनामिक्स एंड इलास्टिसिटी। इसका लेक्चर नंबर 3 है और इससे पहले हमने इसके 2 वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पहले लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर में बताया है रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में। ये दोनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं और इससे आने वाले क्वेश्चंस हम आपको लास्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि आखिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये दोनों क्या होती हैं, इससे हमारा न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ और वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो आपके ताकि समझ में आए। इससे पहले हम आपको एक छोटी सी चीज बताते हैं कि रोटेशनल, जैसे आप लोग देखते हैं कि जब कोई कोई बॉडी जब मोशन करती है, लीनियर मोशन करती है या ट्रांजिशनल मोशन करती है, तो उसका एक काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उसकी भी कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। आप लोग ध्यान देंगे, हमने आपको एक चीज दिखाई, एक लिस्ट दिखाई थी एक दिन, और तो पहले लेक्चर में, हाँ पहले लेक्चर में आपको एक लिस्ट दिखाई थी हमने शुरुआत में, और उसमें हमने आपको सारे फार्मूले मैच करवाए थे लीनियर मोशन के और रोटेशनल मोशन के। उसी में आपको मिला था क्या, रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी जो होती है क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। होती है कि नहीं होती, होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, ये स्क्वायर जरूर लगाइए नहीं तो गलत हो जाएगा फार्मूला, ठीक। तो ये आती कैसे है आखिर, ये आखिर आती कैसी है, कैसे आती है, इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये होती क्या है ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं फर्स्ट ईयर में ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, जिसकी हमको डेरिवेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं, हिंट दे देते हैं कि आखिर ये कैसे आती है। तो बच्चों, जो हम जानते हैं कि रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल मोशन में मानते हैं कि ये कोई पार्टिकल है जो कि रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक। इसका मास m है, रोटेशनल मोशन कर रही है। आप लोग जानते हैं रोटेशनल मोशन में मानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो है इसकी ओमेगा है। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है इसकी, ओमेगा है। और हम जानते हैं कि जो रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में, वो क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू v अपान आर। होता है कि नहीं होता है, ये बिल्कुल होता है। तो अब हम इसकी लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं, लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं। तो क्या होती है लीनियर वेलोसिटी, हाफ ओ, लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम भी स्क्वायर। भी की वैल्यू रख देते हैं यहां से, क्या हो जाएगी, हाफ एम भी स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं, सिंपल सा तरीका है। अब हम जानते हैं कि m इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू होता है I, जो कि होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हाफ, इसको हम लिख देते हैं I, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। बात समझ में आई, बात समझ में आनी भी चाहिए, अगर नहीं आई तो हमसे कोई मतलब नहीं, आपको बात समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो दोनों को एक एक करके हम पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। चूंकि डेरिवेशन वगैरह से हमको मतलब है नहीं, सो आपको बेस्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं और आपको हम बताने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ठीक दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले तो आप इसमें का फार्मूला जानिए, उसके बाद फिगर समझाते हैं। इसका फार्मूला पहले जान लीजिए, इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। अब आप फिगर समझिएगा, फिगर हम एक बनाते हैं। मानते हैं ये कोई बॉडी है हमारी,
ठीक, मानते हैं ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक, जो जिसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि यहां पर है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, और हमको क्वेश्चन में दिया रहता है कि इस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरने वाले एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो मान लेते हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ICM है, ठीक, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अलोंग सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है, ठीक। और अब हमसे ये पूछ रहा है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस से ए दूरी पर स्थित कोई एक्सिस है, इसके अलोंग सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके अलोंग सेंटर ऑफ मास क्या होगा। मानते हैं इससे दूरी कितनी है, ए है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले अक्ष के अलोंग सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, तो आप उस सेंटर ऑफ मास से ए दूरी पर गुजरने वाले उसके समांतर अक्ष से सेंटर ऑफ मास क्या होगा। मानते हैं ये PQ है, ये AB है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो हम फार्मूला ये वाला लगा देते हैं, I इज इक्वल टू ICM प्लस MA स्क्वायर। फार्मूला आप लोग रट लेंगे, रट्टा मार फार्मूला याद हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगी, बात समझ में आ गई, ठीक। सेंटर ऑफ मास से दिया रहेगा, इसकी दूरी दी रहेगी, हम इसको निकाल लेंगे, ठीक। इतनी चीज क्लियर। तो अब आप एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे सामने ये रखा है कि कोई बॉडी है, ठीक, ये कोई मास m है जिसका 5 kg मास है, कोई बॉडी है जिसका 5 kg मास है, और इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अलोंग जो रेडियस ऑफ जायरेशन है क्या है, 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक। इतना दिया गया है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो हमसे पूछ रहा है कि इससे जो है 5 मीटर दूरी पर, इससे 5 मीटर की दूरी पर जो एक्सिस है, जो अक्ष है, वो इसके समांतर है। तो आप उस अक्ष के अलोंग रेडियस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो फार्मूला I इज इक्वल टू ICM कितना दिया गया है, 10 मीटर स्क्वायर, ठीक, प्लस m कितना दिया गया है 5 kg, r स्क्वायर यानी a स्क्वायर कितना है 525 हो जाएगा, ठीक। I इज इक्वल टू 10 प्लस 125 यानी कि I इज इक्वल टू 135 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। बस बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, और बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व भी करने हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और क्या है कि हमारे सामने कोई बॉडी दी गई है, मास है कितना 5 kg, मास वही लिए, ठीक। और वो बोल रहा है कि उसके उस बॉडी से एक रेखा खींची गई है समांतर, उस बॉडी के समांतर एक उस बॉडी पर रेखा खींची गई जिसके अलोंग रेडियस ऑफ जिसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। तो वो पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले अक्ष के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यानी कि हमको इसमें ICM निकालना है। तो फार्मूला में ICM इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस MA स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो ICM इक्वल टू I कितना दिया गया 25 माइनस M कितने दिया 5, ए हमारा 2 मीटर दिया गया था, ठीक। तो A स्क्वायर यानी कि 2 2 4 5 20 कितना आ गया ICM 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सेम टू सेम इसी की तरह मिलता है, बस उसमें होता क्या है कि जो इसमें ये इसके समांतर है। जैसे हम आपको समझाते हैं एक ट्रिक से। मानते हैं कि क्या मानते हैं कि ये जो गोला होता है, एक गोला होता है ना, उस गोले के सेंटर ऑफ मास के अलोंग ऐसे रखा हुआ है, और ठीक, और नेक्स्ट एक्सिस जो है वो भी इसी के जस्ट समांतर इसी तरह से रखा हुआ है। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है,
एक तो इस तरह से रखा होता है, बट नेक्स्ट वाला इस तरीके से रखा होता है, इस तरीके से, ठीक, मतलब उसके परपेंडिकुलर रखा होता है, तो उसके अलोंग हमको सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। ठीक, तो चलिए समझते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। चलिए बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का सेम टू सेम फिगर वही बनाएंगे एक बार। ठीक, मानते हैं कि हमारी एक ये बॉडी है, क्या है, ये एक हमारी बॉडी है जिसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग एक्सिस खींचा गया है और इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है। ठीक, ICM है। अब हम इसमें करते क्या हैं, इसमें हम ये करते हैं कि इस सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के लंबवत एक और एक्सिस कंसीडर करते हैं। वो किस तरफ, इस तरफ कंसीडर करते हैं। ठीक, इस तरफ कंसीडर कर लिए, हम कंसीडर करते हैं इसको, मानते हैं कि एक एक्सिस इधर भी है। अब हमको निकालना किस एक्सिस से है, तो हमको निकालना इस एक्सिस से है। ठीक, इसके लंब है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके लंबवत, ये ऐसे 3D में हम दिखा नहीं सकते, बल्कि ये कुछ इस तरह से है, इस तरह से हम इस तरह से दिखा नहीं सकते, इसलिए इसको हम इस तरह से दिखा दिए। ठीक, बात समझ में आई। ये कुछ जो है इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, आप लोग समझ सकते होंगे, कुछ इस तरीके से ये रखी हुई है एक्सिस। ठीक, बात समझ में आई। तो हमको इस एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX है, इस एक्सिस के अलोंग IY है। तो इस एक्सिस के अलोंग सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ मान लेंगे, और जो कि होता किसके बराबर है, IZ इक्वल टू IX प्लस IY होता है। ठीक, IX प्लस IY। बात समझ में आई कि नहीं बेटा, बात समझ में आनी चाहिए। मान लेते हैं इसके अलोंग IX, इसके अलोंग IY, तो इसके अलोंग IZ होगा, जो कि इन दोनों के सम के इक्वल होगा। मतलब आप एक डिफिनेशन देख लीजिए, एक डिफिनेशन दिया गया है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन lamina about on axis perpendicular to its plane is equal to the sum of the moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes in its own plane intersecting each other at the point through which the perpendicular axis passes. IZ is equal to IX plus IY। ठीक, वीडियो पास करके आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा फिर से। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, इस पर कैसे नहीं आते हैं। मानते हैं कि कोई बॉडी है हमारी, ठीक, कोई बॉडी है जिसका मास जो है m दिया गया है 12 kg। ठीक, और इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अलोंग ICM जो दिया गया है, वो दिया गया है 2.5 kg मीटर स्क्वायर। ठीक, समझ में आया। इसके अलोंग सेंटर ऑफ मास के अलोंग ICM दिया गया है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग ICM निकालिए, जबकि इस परपेंडिकुलर एक्सिस IZ निकालना है, जबकि इसके लंबवत जाने वाले एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास दिया गया है 2.38 kg मीटर स्क्वायर। ठीक, हमको ये निकालना है, तो होगा क्या, IZ इक्वल टू, हमने आपको फार्मूला बताया, IX प्लस IY। तो IZ इक्वल टू हो जाएगा IX प्लस IY, यानी कि ICM, यानी कि IZ इक्वल टू IX की इतना दिया है 2.38 प्लस ICM 2.5 kg मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4.88 kg मीटर स्क्वायर, हमारा आंसर हो गया। ठीक, बात समझ में आई, शायद आपको दिख नहीं रहा था, अब आपको क्लियरली देख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, अगर इतनी बात समझ में आई तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रोलिंग मोशन के बारे में, कि आखिर रोलिंग मोशन क्या होता है। थोड़ा परिचय दे देते हैं रोलिंग मोशन का। आप लोग साइकिल देखे हैं, साइकिल,
साइकिल को जब आप लोग चलाते हैं या फिर बाइक देखिए, आप बाइक को खड़ी कर दीजिए डबल स्टैंड पर, उसके बाद आप उसका एक्सीलरेटर घुमाएंगे, तो जब आप उसका एक्सीलरेटर घुमाएंगे तो बाइक का जो पहिया होता है, टायर होता है, वो घूमने लगेगा। तो उस मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और जब हम बाइक को स्टैंड से निकाल कर रोड पर चलाते हैं तो उस मोशन को ही हम लोग, चक्के के टायर के उस मोशन को हम लोग रोलिंग मोशन बोलते हैं, और अपने खुद के मोशन को लीनियर मोशन यानी ट्रांजिशनल मोशन बोलते हैं। यानी कि रोलिंग मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों का कंपोजिशन है। यानी कि रोलिंग मोशन इज इक्वल टू ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक, रोलिंग मोशन दोनों का कंपोजिशन होता है। तो रोलिंग मोशन के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या क्रिया होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है, और रोलिंग मोशन के बाद ही हमारा ये टॉपिक रोटेशनल मोशन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, और अगर क्लास 11th में है तो भी आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, जरूर से जरूर उसका सोल्यूशन निकालेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना।